एचटी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं अपने कमरे में बैठे अपने आप को तसल्ली दे रही थी। जो कुछ भी हुआ है वो मेरे भले के लिए ही हुआ है। मुझे अपने दिल से स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि एक मुस्लिम समाज में ये आम बात है। लेकिन बचपन से एक साथ रहकर मेरा दिल गंवारा नहीं कर रहा था। अब मैं कहीं ना कहीं अपने दिल को थोड़ा थोड़ा समझाने लगी हूँ, क्योंकि मुस्लिम समाज में इस सब चीज़ को इतना तवज्जो नहीं दिया जाता। और आज मैं अपने शादी के रात को सोचकर घबरा रही थी। जो क़यामत मेरे ऊपर टूटी थी, शायद किसी ने इतने करीब से कभी सामना नहीं किया होगा। और इसी सोच में इस कदर डूब गई। आज मेरी शादी थी और मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही थी। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं थी। मेरी शादी मेरे भाई ने करवाई थी। उसने मेरी शादी करवाने के लिए बहुत कर्जा उठाया था, बहुत मेहनत की थी। मेरी शादी तो हो गई थी, पर मुझे ये बात बहुत अजीब लग रही थी। घर से विदाई करने के बजाय मुझे मेरे भाई के कमरे में ही बिठा दिया गया था। मैं हैरान हुई। मेरे साथ सिर्फ एक ही औरत थी। उसके बारे में बताया जा रहा था वो मेरे होने वाले पति की बड़ी बहन है। जब वो मेरे ही भाई के कमरे में ले जाकर बैठाने लगी, मैंने कहा, दीदी ये क्या कर रही हैं? मुझे तो आप लोगों के घर जाना चाहिए। उसने कहा कि नहीं नहीं, तुम्हें ये रात इधर ही बितानी होगी, फिर तुम्हें लेकर जाएंगे। तो मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि शायद उनके पास घर नहीं है, या उनके घर अभी ठीक तरह से सेट नहीं हुआ होगा, क्योंकि मेरे भाई ने कहा था वह लोग भी हमारी तरह गरीब हैं। पर क्या इतने गरीब थे कि उनके पास एक कमरा भी नहीं था जहाँ पर वह अपने घर की दुल्हन को ले जाते और मुझे मेरे भाई के कमरे में ही बिठाकर चले गए थे? कितनी अजीब बात थी। मैं अपनी शादी के रात अपने भाई के कमरे में बिताने वाली थी और मेरा पति आता तो उसे ये बात अजीब नहीं लगता? फिर सोचा, अगर मुझे यहाँ बैठाकर चले ही गए हैं तो इसका मतलब यही है कि मजबूरी है, वरना ऐसा कभी नहीं होता। मैं उनसे कहना चाहती थी, अगर ऐसी कोई समस्या है तो मुझे दूसरे कमरे में ले जाओ, लेकिन ये भी था कि दूसरे कमरे का दरवाज़ा टूटा हुआ था और ठीक से बंद नहीं हो पाता था। इसलिए मैं चुप हो गई और अपने दूल्हे का इंतज़ार करने लगी। अभी तक मैंने सिर्फ उसकी तस्वीर ही देखी थी, लेकिन तस्वीर में तो बहुत अच्छा और खूबसूरत लग रहा था। थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो मैंने अपना घूंघट ठीक कर लिया। मैंने कहा, लो मेरा पति भी आ गया। जब मेरी माँ जिंदा थी तो उन्होंने मुझे समझाया था कि जब दुल्हन बनोगी तो अपने पति से पहले दिन ज़्यादा बात ना करना, मुंह खोल खोल कर मत हंसना, थोड़ा शर्मा लेना, क्योंकि पहले दिन दुल्हन को इसी तरह से पति के सामने पेश आना चाहिए। मैं भी यही सब कुछ सोच रही थी। मम्मी की याद तो बहुत आ रही थी, लेकिन ये भी सच था कि मुझे शादी करने का बहुत शौक़ था। मैं चाहती थी कि मेरा एक अच्छा पति हो, मेरा अपना घर हो, मैं खुद खाना बनाऊं, अपने घर को साफ करूं, फिर मेरे छोटे छोटे बच्चे हों। मुझे इस तरह की ज़िंदगी जीने का बड़ा शौक़ था। आज मेरी उस ज़िंदगी का पहला दिन था। मेरा पति आकर मेरे सामने बैठ गया, लेकिन मैं जो अब शर्माने का एक्टिंग कर रही थी, तो मैंने अभी तक उसे आंख उठाकर भी नहीं देखा था। उसने गला साफ किया। मुझे उसकी आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लगी और फिर उसने खुद ही मेरा घूंघट हटा दिया, लेकिन वह भी कुछ नहीं बोल रहा था। मैं सोच रही थी, वह क्यों शर्मा रहा है? उसे तो नहीं शर्माना चाहिए, क्योंकि अगर वह भी शर्माएगा तो फिर दोनों लोग बात कैसे करेंगे? जैसे ही मैंने नज़र उठाकर सामने देखा, मुझे ऐसे लगा मेरा दिल बंद हो जाएगा, क्योंकि जो आदमी मेरे सामने बैठा था वह कोई और नहीं बल्कि मेरा सगा। मेरा नाम महजबी है। मेरा एक भाई था। मेरी मम्मी मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन मेरी मम्मी की रंगत थोड़ी सी काली थी, मेरे भाई की भी। मेरी मम्मी कहती थी कि तुम अपने पापा पर गई हो। मेरे पापा इस दुनिया में नहीं थे। मम्मी मुझे बहुत प्यार करती थी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी। अगर मुझे ज़रा सा कुछ हो जाता तो परेशान हो जाती थी। एक दिन मुझे चोट लग गई तो कहने लगी कि महजबीन, हमारे पास अमानत है और हम उसका ख्याल नहीं कर पा रहे। मैंने कहा कि अमानत में किसकी अमानत हूँ? तो कहने लगी, अपने पति की। और किसकी? ये बात करते हुए वह थोड़ी सी घबरा गई थी। मैंने कहा, क्या मतलब? उन्होंने कहा कि बेटियां मेहमान होती हैं, मैं अमानत ही तो हूँ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हें या चोट लग गई, तुम्हारे चेहरे पर वह निशान रह जाएगा, तो इसका नुकसान तुम्हारे पति को होगा। मुझे मम्मी की बातें बहुत अजीब लगती थी। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा वसूलों पर चलती थी। मुझे उनकी बातें, उनकी हरकतें अच्छी भी लगती थी। मैंने ऐसी औरत पहले कभी नहीं देखी थी। वह बहुत बहादुर थी। मेरा भाई जब छोटा था तब मम्मी ने हमें पाला था। मेरा भाई नौकरी किया करता था, मम्मी बीमार रहती थी। उम्र का तकाजा था, कोई ना कोई समस्या उनको लगा रहता था, लेकिन नहीं पता था कि उनकी ये समस्या इतनी गहरी हो जाएगी।
कि वह एक दिन हमें छोड़कर चली जाएंगी। उनकी तबीयत खराब हुई, बुखार बहुत तेज़ था। हम डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने दवाई दी और कहा अगर सुबह तक बुखार नहीं उतरा तो फिर शहर लेकर जाना होगा। लेकिन सुबह से पहले मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और शहर ले जाते हुए रास्ते में ही वह इस दुनिया से दम तोड़कर चली गई। आखिरी वक्त में मेरा भाई उनके पास था। वह उसी से कोई बात कर रही थी। जब तक मुझे बात करने का मौका मिलता तब तक उनको मोहलत ना मिली। मेरी मम्मी ने मरने से पहले मेरे भाई को ये खत पकड़ा दिया था जो हमेशा उनके पास ही रहता था। ये एक कागज़ था जो मैंने पहले भी उनके सामान में देखा था। एक दिन वे खत उठा लिया था। उन्होंने मुझे पढ़ने नहीं दिया था। ऐसे पेश आने लगे थे जैसे अगर मैंने खत पढ़ लिया तो न जाने क्या हो जाएगा। और माँ मरने से पहले वह खत मेरे भाई को दे गई थी। मैं तो उनसे बात भी न कर सकी थी। मैं बहुत रोई। हम दोनों बहुत परेशान थे, बहुत ज़्यादा दुख में थे। पता नहीं कितने दिन तक रोते रहे, लेकिन फिर ज़िंदगी है, जीना ही पड़ता है, संभलना ही पड़ता है, घर को भी देखना पड़ता है। अब मैं घर का सारा काम किया करती थी और मेरा भाई पहले की तरह ही पैसे कमा कर लाता था और हम दोनों घर चला रहे थे। एक दिन रिश्तेदार आए तो मैंने उनके लिए चाय बनाई। मैं भी उनके पास बैठने लगी क्योंकि उनकी तसल्ली मुझे भी चाहिए थी। मेरे भाई ने कहा कि तुम अपने कमरे में चली जाओ। मैंने कहा मुझे भी मामा से बात करनी है। तो उसने कहा कि मैं कह रहा हूँ ना कि तुम अपने कमरे में चली जाओ तो चली जाओ, ज़्यादा सवाल ना करो। मेरा भाई अचानक से ही बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगा था। मैंने कहा ठीक है मैं चली जाती हूँ, लेकिन मुझे उसके गुस्से की समझ नहीं आ रही थी। थोड़ी देर के बाद मैंने सोच लिया कि मैं ज़रा सुनूँ तो सही कि मामा क्या बात करने आए हैं, क्योंकि मामा के साथ मेरे संबंध भी बहुत अच्छे थे। मामा कहते थे कि अगर मेरा कोई बेटा होता तो मैं तुम्हें अपनी बहू बना लेता, लेकिन उनका कोई बेटा नहीं था, सिर्फ एक बेटी थी और हमारे एक ही मामा थे। उन्होंने मेरे भाई से धीरे आवाज़ में खुसर फुसर बात करनी शुरू कर दी थी, लेकिन वे जिस तरह से बोल रहे थे मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या कह रहे थे, क्योंकि मैं जिस कमरे में वे दोनों बातें कर रहे थे उस कमरे के दरवाजे के पीछे बिल्कुल चिपक कर खड़ी थी। फिर भी मैं ठीक से उनकी बातें नहीं सुन पा रही थी। फिर मुझे थोड़ी बहुत बातें सुनाई दी थी और वो मेरे भाई को कह रहे थे कि अब तुम दोनों का इस घर में इस तरह से रहना जायज़ नहीं है, तुम्हें कुछ सोचना होगा। क्या कहना चाहते थे वे? हम दोनों अकेले हैं, लेकिन हम दोनों अकेले कहाँ थे? दो लोग थोड़ी ना अकेले होते हैं। मेरा भाई इस घर का इकलौता मर्द था और मैं इस घर की औरत थी। मैं घर के काम कर लेती थी और वह पैसे कमा कर ले आता था। मामा ने कहा कि तुम्हें कुछ सोचना होगा, पर उन्होंने ये नहीं कहा कि आप हमारे साथ चलो, बल्कि साथ में ये भी कहा कि हमारे घर में तो इतनी जगह नहीं है, नहीं तो मैं आप दोनों को साथ लेकर जाता। जब वो हमें साथ ले जाना ही नहीं चाहते थे तो फिर क्यों कह रहे थे कि हम दोनों अब इस घर में अकेले नहीं रहना चाहिए? मुझे उनकी बात कुछ समझ नहीं आई। मुझे ऐसा लगा कि वे उठकर बाहर आ रहे हैं तो मैं वहाँ से चली आई और बाकी की बातें सुन नहीं सकी। इसी गम में 2-3 महीने तो इसी तरह बीत गए थे। मम्मी की याद आती थी तो आंसू रुकते नहीं थे। भाई भी रोता रहता था। जब वह खत पढ़ता तो वह रो पड़ता था। मैंने अपने भाई को एक दिन कहा, ये मम्मी का आखिरी खत है, मुझे भी तो बताओ कि उसमें उन्होंने क्या लिखा हुआ था। तो कहने लगा नहीं नहीं, तुम्हें उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ये क्या बात हुई कि मुझे उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है? दरअसल मेरा भाई मुझसे 5 साल बड़ा था, इसलिए मैंने कभी उससे बदतमीजी नहीं की थी। हमारा इस तरह का रिश्ता नहीं था कि हम एक दूसरे से लड़ते, एक दूसरे को मारते, खेल खेल में बदतमीजी करते। मैं हमेशा उसकी बहुत इज्जत करती थी। वह भी इस तरह का भाइयों में से नहीं था कि जैसे बहन भाइयों की जोड़ी होती है। वह दूर दूर ही रहता था, बस अपने काम में बिजी रहता था। मैंने उसे कहा कि जितना दुख और दर्द तुम्हारे दिल में है उतना ही मेरे दिल में भी है। अगर तुम्हें ये खत पढ़कर थोड़ी सी तसल्ली होती है और सुकून मिलता है तो मेरा भी हक है कि मुझे भी तसल्ली और सुकून मिले। आखिर हमारी माँ का खत है। उसने कहा कि तुम्हें ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और मेरा यकीन करो कि उसको पढ़ने के बाद तुम्हें तसल्ली या सुकून तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसलिए तुम दोबारा इस तरह की बात नहीं करना। जब से मेरी माँ दुनिया से गई थी मेरे भाई का व्यवहार बहुत रूखा रूखा हो गया था। ये बात ठीक है कि माँ बाप के अलावा कोई भी आपको प्यार नहीं करता। मेरा भाई अब मुझे औकात में रखने वाला था। एक दिन वह किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था, कह रहा था कि जल्दी से जल्दी शादी करनी है, आप शादी का सारा इंतज़ाम कर दे, आपकी फ़ीस मिल जाएगी, अच्छा सा घर दिखा दे, अच्छे से लोग हों। मेरे कमरे के बाहर खड़े होकर वह फ़ोन पर बातें कर रहा था। पता नहीं अपनी शादी की बात कर रहा था या मेरी। मुझे तो लगता है कि अपनी शादी की बात कर रहा था। मम्मी के जाने के बाद वह शादी करना चाहता था और अपनी पत्नी के साथ अपनी आगे की ज़िंदगी बिताना चाहता था।
अगर उसकी पत्नी इस घर में आ जाती तो मेरी इस घर में क्या औकात रह जाती। ये घर तो फिर उसकी बीवी का हो जाता। मैंने इस तरह की न जाने कितनी कहानी सुनी थी, इतने मिसालें देखी थी। जब भाई की शादी हो जाती है, उसकी पत्नी घर आ जाती है तो वो बहन को बुलाने पर भी राजी नहीं होता। और मेरा भाई तो वैसे ही मुझसे दूर दूर रहता था, वह तो मुझसे सलाम करके भी राजी नहीं था, पर वो मेरा ध्यान और ख्याल बहुत रखता था। जैसे एक मर्द एक औरत का ख्याल करता है, घर की इज्जत है, लेकिन वो मेरे साथ बिल्कुल भी फ्रैंक नहीं था। मेरी मम्मी कहती थी बस ऐसा ही है, तो उसके बारे में इतना ना सोचा कर। मम्मी सब जानते हैं कि जब भाई की शादी हो जाती है तो बहनों को भूल जाते हैं, उसका ख्याल भी नहीं करते। उसकी बहन घर में एक नौकरानी बनकर रह जाती है। क्या मेरी ज़िंदगी भी ऐसी होने वाली थी? लेकिन फिर मुझे पता चला कि अपनी शादी की नहीं बल्कि मेरी शादी की बात कर रहा था। उसने मुझे कहा 2 हफ्ते बाद तुम्हारा निकाह है, लड़का बहुत अच्छा है, मेरा दोस्त है, मैं उसके साथ तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ। मैं ये सुनकर हैरान रह गई। मैंने कहा मेरी शादी? अभी तो मेरे माँ को गए हुए 6 महीने भी नहीं हुए। उसने कहा कि मैं पूरा दिन काम करता हूँ, तुम पीछे से घर में अकेली रहती हो, मुझे फ़िक्र लगी रहती है। अगर मैं शादी कर लूँगा तो फिर फ़िक्र डबल हो जाएगी, क्योंकि फिर एक औरत की नहीं 2 औरत की फ़िक्र लगी रहेगी। इसलिए अच्छा है कि तुम अपने घर की हो जाओ। मैंने फ़ैसला बहुत मुश्किल से किया है, तुम्हें मेरे फ़ैसले को समझना होगा। तुम्हारे लिए ये सब कुछ आसान नहीं होगा। सादगी हम लोग बहुत सादगी से करेंगे। तुम्हारा दूल्हा मस्जिद में बैठा होगा, तुम घर में बैठी होगी। जब तुम्हारे पास निकाहनामा आए तो तुम अपना सिग्नेचर कर देना। उसके बाद तुम्हें उसके साथ विदा कर दूंगा। मुझे एक लड़के की तस्वीर भी दिखा दी। सच कहूँ तो मुझे तस्वीर से कोई भी मतलब नहीं था, फिर भी मैंने तस्वीर देख ली थी। लड़का तो ठीक ठाक ही लग रहा था, लेकिन ये क्या, मेरा भाई मुझे जल्दी जल्दी एक जिम्मेदारी समझ के बस अपने घर से निकालना चाहता था। मुझे अफसोस तो बहुत हुआ था, लेकिन मैं उसे क्या शिकायत करती। वही बात सच थी, मैं माँ के जाने के बाद मेरा भाई पराया हो गया था। जिस दिन मेरी शादी थी उस दिन मैं एक कमरे में बैठी हुई थी। मुझे बताया गया था मेरा दूल्हा मस्जिद में आएगा, वहीं से निकाहनामा मेरे पास आएगा और निकाह हो जाएगा। उसके बाद शाम में वह घर से आकर मुझे ले जाएगा। सुबह मेरे भाई के आंखों में आंसू थे, कहने लगा मुझे माफ़ कर देना, पर मैं अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ। मुझे लगा कि शायद इसलिए माफ़ी मांग रहा है कि जल्दी जल्दी मैं वो मेरी शादी कर रहा था ना, कोई ना धूमधाम थी और ना ही किसी को बुलाया गया था। मैंने कहा कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने अपने कमरे में बैठी थी, मेरे पास निकाहनामा आया और मैंने सिग्नेचर करते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मुझसे सिग्नेचर भी नहीं हो रहे थे, क्योंकि मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही थी। मुझसे सिग्नेचर नहीं किया जा रहा था। बस फिर जल्दी जल्दी मैंने सिग्नेचर कर दिए। मैंने उस टाइम तो अपने निकाहनामा पर गौर नहीं किया। उसके बाद मुझे उस घर से विदा होना था। मुझे मेरे भाई की बहुत याद आ रही थी, इस घर की भी, लेकिन मुझे तो अब जाना था। उस वक्त मेरे कमरे में एक औरत आई थी, जिसके बारे में बताया जा रहा था वो मेरे शौहर की बड़ी बहन है। तो वो मुझे वहाँ से ऐसे लेकर निकली कि जैसे अब हम अपने घर जा रहे हैं, लेकिन उसने मुझे ले जाकर मेरे भाई के कमरे में ही बिठा दिया। मैं हैरान हुई और मेरे भाई का कमरा भी सजा हुआ था। मैंने कहा कि बाजी, ये तो मेरे भाई का कमरा है। तो उन्होंने कहा कि हाँ हमें पता है, लेकिन तुम्हें यहीं पर रहना होगा और रात इधर ही गुजारनी पड़ेगी। मैं ये सुनकर हैरान हुई। अब मैं एक दिन की दुल्हन थी, शादी भी इतनी जल्दी हो रही थी, मैं कैसे सवाल जवाब करती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था लड़के वालों के पास मुझे बैठाने के लिए कमरा तक नहीं था। मैंने कहा ऐसा क्यों है? तो उन्होंने कहा कि कोई समस्या है। मैं सोचने लगी शायद कोई ज़्यादा ही समस्या है। लड़के के घर वाले उससे नाराज़ हैं, या उसे घर से निकाल दिया गया है, या उसके पास घर ही नहीं है। मैं चुप हो गई, जबकि उन्होंने मुझे कहा कि तुम ज़्यादा सवाल ना करो, बस चुप बैठ जाओ, तुम्हारा दूल्हा आ जाएगा, फिर सुबह तुम्हें यहाँ से विदा करवा कर ले जाएगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मैं तसल्ली में नहीं हो रही तो उन्होंने कहा कि पहले ज़माने में शादी की पहली रात लड़की के घर में ही होती थी। सुबह सुबह लोग लड़की को विदा करवा लेते थे, क्योंकि बहुत दूर से बारात आती थी, इसलिए ये एक तरह से अब रिवाज बन गया था। तो ये कुछ ऐसा नहीं है जो बहुत अजीब है। तुम परेशान क्यों हो रही हो? जाओ, तुम्हारा अपना घर है। मैंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे मेरे कमरे में ही छोड़कर आ जाते। ये तो मेरे भाई का कमरा है, ऐसे अजीब लगता है ना। उन्होंने कहा कि तुम्हारे वाले कमरे का दरवाज़ा टूटा हुआ है, तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हें तो इन बातों का ज़्यादा पता होना चाहिए। मैं चुप हो गई। बात तो उसकी ठीक थी, मेरे वाले कमरे का दरवाज़ा टूटा हुआ था। वह एक साइड से बंद नहीं हो पाता था, लेकिन उसकी कुंडी नहीं लग सकती थी और आधा खुला ही रहता था। मैं यहाँ पर बैठ गई और सोचने लगी ये तो मेरे भाई का कमरा है, मुझे यहाँ पर लाकर बिठा दिया गया है। मुझे बहुत डर लग रहा था।
मैं शादी करते हुए भी बड़ी मुश्किल से सिग्नेचर किए थे। मेरे तो हाथ पांव फूल रहे थे। मेरे लिए ये सब कुछ ना सिर्फ नया था बल्कि बहुत जल्दी में हो रहा था। मैं दिमागी तौर पर इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। थोड़ी देर के बाद मुझे हलचल की आवाज़ आई। मेरा दूल्हा शायद कमरे में दाखिल हो गया था, पर मैं घूंघट में बैठी हुई थी। वह सामने आकर बैठ गया। उसने मेरा घूंघट भी उठा दिया, लेकिन मैंने उसे एक नज़र भी नहीं देखा था। जब उसने ज़बरदस्ती खांसी की तो मुझे उसकी आवाज़ जानी पहचानी लगी। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और मेरा चेहरा थोड़ी से पकड़कर ऊपर किया तो मैंने आंखें खोलकर देखी। मैंने उसे देखा तो मैं हैरान रह गई। ये तो कोई और नहीं बल्कि मेरा भाई था। मैं हैरान थी। मैंने कहा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या हो गया है आपको? आप मेरे कमरे में? मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या बोलूँ। मुझे लगा वह गलती से यहाँ पर आ गया है, पर फिर उसने इस तरह से मेरा घूंघट क्यों उठाया था? लेकिन ये किस तरह की गलती थी? वह कहने लगा कि देखो, तुम परेशान मत हो, तुम्हारी शादी हुई है। मैंने कहा, हाँ मुझे पता है मेरी शादी हुई है, लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। उसने कहा, ये लो, ये खत पढ़ लो। तुम इस खत को पढ़ना चाहती थी ना, आज खुद ही पढ़ लो। मैंने बहुत जल्दी से उस खत को भाई के हाथ से ले लिया और उसे पढ़ने लगी, और उसमें जो लिखा था उससे मेरी पूरी ज़िंदगी बदल चुकी थी। मैं अपनी माँ की सगी बेटी नहीं थी। मेरा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं था। मैं उनकी कज़न की बेटी थी, जिसको वह अपनी बहन मानती थी, और उनकी बहन ने किसी बहुत अमीर आदमी से लव मैरिज कर ली थी। लेकिन उन लोगों ने उनकी बहन को इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए खुदा के पास पहुंचा दिया था। उसकी आखिरी निशानी यानी कि मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे, क्योंकि वे सारे सबूत मिटा देना चाहते थे और भी बहुत सारी समस्याएं थी। वे लोग मेरी जान लेना चाहते थे, लेकिन उनकी बहन ने किसी तरह मुझे मेरी मुंगोली माँ यानी कि जो मेरी माँ थी, जिसको मैं माँ समझती थी, उसके पास पहुँचा दिया और वादा किया कि मेरी बेटी का ख्याल रखना और उसको कभी भी ये ना पता लगने देना कि उसकी माँ मर चुकी है और बाप भी नहीं है, तो वह नॉर्मल लोगों की तरह पढ़ नहीं सकेगी और ये ज़िंदगी की दौड़ में पीछे रह जाएगी, क्योंकि ये समझेगी कि ना तो उसकी माँ है और ना ही उसका बाप है। यानी कि जो मेरी माँ थी, असल में वो मेरी मौसी थी और अपने मौसा को अपना बाप समझती थी, और जिसको मैं अपना भाई समझती थी वो मेरा कज़न था, और कज़न भी सगा नहीं था, क्योंकि मेरी माँ और मेरी असली माँ आपस में सगी बहनें नहीं थी, बल्कि वे भी आपस में कज़न थी, लेकिन बहनों से भी बढ़कर थी। मेरे शौहर ने बताया, जो कि अब मेरा हकीकत का शौहर बन चुका था। उसने कहा कि अभी वे लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं और मुझे लोगों ने कहा है कि अगर मैं तुम्हें अपने घर में बगैर किसी रिश्ते के रखा तो ये गलत होगा, क्योंकि तुम मेरी सगी बहन तो नहीं थी, और अगर उन लोगों के हवाले कर दिया तो वे सारा गुस्सा और बदला तुम पर निकाल लेंगे, क्योंकि वे तुम्हारी माँ को भी बुरा समझते थे और तुम्हारे बाप को भी। इसलिए मुझे और कोई रास्ता समझ नहीं आया तुम्हें यहाँ रखने का, क्योंकि मेरी माँ ने आखिरी दम तक हमारी हिफाजत की थी, तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाला था और ये भी कहा था कि तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए, वरना वे आखिरत में अपनी बहन को क्या मुंह दिखाएंगी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। एक मर्द औरत को इसी तरह पनाह दे सकता है, और मैंने तुम्हें पनाह देने के लिए तुमसे निकाह कर लिया। मैंने कहा, लेकिन मैं तो आपको हमेशा अपना भाई समझती थी, आप ये क्या कह रहे हैं? उसने कहा कि भाई समझने से क्या होता है? लोग एक घर में रहते हैं, एक दूसरे को भाई कहते हैं, बहन कहते हैं, बाजी कहते हैं, बड़ा भाई कहते हैं, लेकिन फिर उन कजनों की आपस में शादी हो जाती है और वे अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं। और मैं तो तुम्हारा फर्स्ट कज़न भी नहीं हूँ, दूर का कज़न हूँ, इसलिए तो मैं कभी तुम्हें ज़्यादा घास नहीं डाली, क्योंकि मुझे पता था कि तुम मेरी सगी बहन नहीं हो। मैं तुमसे दूर दूर ही रहता था। बात तो ठीक थी, वो मुझसे हमेशा दूर दूर ही रहता था, लेकिन फिर भी ये सब कुछ बहुत अजीब था, अजीब से भी बहुत ज़्यादा अजीब था। उसने कहा कि तुम्हारी जान को खतरा है ना, तो मैं ये सब कुछ कभी नहीं करता, लेकिन तुम्हारी सारी ज़िंदगी हिफाजत की है, आखिरी दम तक तुम्हें इस तरह से अकेला नहीं छोड़ सकता। ये बात मैं सुन रही थी, बेहोश हो गई। उसने भी नहीं सोचा था कि मुझ पर इतना बड़ा सदमा सवार हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई हूँ, इसलिए मेरा बीपी शॉर्ट हो गया था। अब इस बात को 2 हफ्ते बीत गए थे। हम लोग एक ही घर में रहते थे, लेकिन मैं उसके कमरे में कभी नहीं जाती थी, अपने कमरे में ही रहती हूँ। बात भी नहीं करती, खाना भी साथ बैठकर नहीं खाती, क्योंकि मुझे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मुझे इस रिश्ते को स्वीकार करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, इतनी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी कि मैं बता नहीं सकती। अब आप लोग मुझे बताइए, मेरी मदद करें, मैं क्या करूं? अगर शरीयत और समाज की नज़र से देखा जाए तो हम दोनों एक दूसरे के लिए हलाल हैं, मियाँ बीबी हैं, एक दूसरे के निकाह में भी हैं, लेकिन फिर भी मुझे ये सब कुछ स्वीकार नहीं हो रहा। ऐसा क्या करूं, इस रिश्ते को दिल से स्वीकार करूं? ऐसे क्या बात सोचूं कि मेरे दिल को सुकून आ जाए?
इस ख़ानदान ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं कुछ ऐसा नहीं करना चाहती कि उनको दुख पहुँचे, जो अभी भी उन्होंने इतना बड़ा फ़ैसला लिया है मेरी हिफाजत के लिए। ये सब कर रहे हैं क्योंकि मैं बहुत सारे जायदाद की अकेली मालकिन हूँ, मेरी जान को खतरा है, लेकिन फिर भी ये सब कुछ बहुत मुश्किल है। खुदा के लिए मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा या कोई ऐसी दुआ बताएं जिसको पढ़कर मुझे सुकून आ जाए। आप लोग मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। मुझे पता है कि वक्त के साथ साथ शायद ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी भी मुझे ये सब कुछ करना नामुमकिन सा लग रहा था। इतना नामुमकिन लग रहा है कि मैं बता नहीं सकती। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर जाकर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।